हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एडियो 360% में। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का चैप्टर 2 जो कि है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का 5th वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर, तो इसमें हमें 2 मोटर पढ़नी है दोस्तों। इसमें कितने मोटर पढ़नी है? हमें 2 मोटर, यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर। यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर। तो देखिए क्या होता है यूनिवर्सल मोटर। पहले हम यूनिवर्सल मोटर को पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करता हो, यूनिवर्सल मोटर कहलाता है। यूनिवर्सल मोटर किसे कहते हैं? तो एक ऐसा मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता हो, यानी उसको एसी सप्लाई भी दे तो भी रन कर जाए, डीसी सप्लाई दे तो भी रन कर जाए, उस मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। और यूनिवर्सल मोटर होता क्या है? चूँकि हम 3rd सेमेस्टर में एक बुक आती है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं। डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसी में हम पढ़े हैं एक डीसी सीरीज मोटर। तो उसी डीसी सीरीज मोटर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है कौन सा? यूनिवर्सल मोटर। तो चूंकि इस वीडियो में थोड़ी सी पार्ट, यानी कि एकदम थोड़ा सा पार्ट डीसी सीरीज मोटर की हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको अगर क्लियर ना हो तो इससे पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डीसी मशीन है, उसमें से आप वीडियो देख लीजिए सीरीज मोटर की, उसमें आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए डीसी सीरीज मोटर में एक सीरीज में वाइंडिंग करते हैं या रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसे सीरीज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब हम सप्लाई लगाते हैं एसी या डीसी, तो इसमें से डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई कुछ भी दे देते हैं, दोनों पे वर्क करती है। तो इस पर एसी और या डीसी कोई भी सप्लाई लगाते हैं तो इससे एक करंट फ्लो होती है आईएससी। यही करंट जो होती है वो सीरीज रेजिस्टेंस से पास होती है। और चूंकि हम जानते हैं कि सीरीज में करंट जो होती है वो हर जगह समान होती है। सीरीज में दोस्तों करंट हर जगह समान होती है। तो यही करंट हमारी इस रोटर के रेजिस्टेंस, आर्मेचर के रेजिस्टेंस से भी पास हो जाएगी। तो हमारी रेजिस्टेंस हर जगह समान होगी, आरएसी और आईए ये हर जगह समान होगी। और आगे देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट आईए, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट जो होती है आईए का वैल्यू सीरीज फील्ड करंट आईएसी का वैल्यू सेम होता है। हम यह जानते हैं, अभी आपको हम फिलहाल बताएं कि सीरीज में करंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। तो ये जो आईएसी है और ये आईए है, ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। इतना जान लीजिए, वही लिखा हुआ है आईए बराबर आईएससी। हम जानते हैं कि टॉर्क और डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू के फाई आई है। के कांस्टेंट है, फाई फ्लक्स है, और आईए क्या है? आर्मेचर की करंट है। तो हम जानते हैं कि टॉर्क टाउ, ये आप लर्न कर लीजिए अगर आपको पीछे नहीं पढ़े हैं तो। और आगे देखिए कि हम जानते हैं कि टॉर्क टाउ इक्वल टू के फाई आईए। और डीसी सीरीज मोटर के केस में, और डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या होता है? जो ये फ्लक्स है वो सीरीज मोटर का फ्लक्स है। तो डीसी सीरीज मोटर के केस में टॉर्क टाउ इक्वल टू के फाई एसई, सीरीज मोटर का फ्लक्स इंटू आईए क्या होती है? आर्मेचर की करंट। इस फाईएसी फ्लक्स को सीरीज फील्ड करंट आईएसी बनाई होगी। और देखिए जो कि फ्लक्स फाईएसी है, फ्लक्स को बनाने की काम कौन करती है? करंट करती है। तो जो करंट सीरीज फील्ड में गई होगी वही तो करंट फ्लक्स फाईएसी यानी सीरीज फील्ड का फ्लक्स बनाई होगी। तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स यानी कि फाईएसई को बनाने का काम सीरीज फील्ड का करंट आईएसई किया होगा। तो वही है कि इस फ्लक्स फाईएसई को सीरीज फील्ड करंट आईएससी बनाई होगी। अतः फाईएससी बराबर आईएससी, यानी कि जितना करंट सीरीज फील्ड में जाएगा उतना सीरीज फील्ड का फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ से हमें फाईएससी इक्वल टू आईएससी लिख लिए हैं। अतः टॉर्क टाउ इक्वल टू के सीरीज फील्ड की करंट इंटू आर्मेचर की, क्या बोलते हैं, सीरीज फील्ड की करंट, या और इंटू आर्मेचर की करंट है। और उपरोक्त फॉर्मूले से याद, मतलब कि एबव, अतः एबव से यह क्लियर है और ऊपर उपरोक्त से यह स्पष्ट है या साफ है या क्लियर है कि
डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आईएसी तथा आईए के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्टिंग प्राप्त होता है। और ये ऊपर से हमें इस इक्वेशन से हमें क्या है कि क्लियर है कि हमारा जो डीसी सीरीज मोटर है उसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है आईएससी, यानी कि सीरीज करंट और आर्मेचर करंट के गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त होता है या मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए तो ये सीरीज फील्ड की करंट है एसी है हमारी, प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। यह हमारी आर्मेचर करंट है, प्लस माइनस, ये एसी करंट जा रही है। लेकिन हम यह जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, सीरीज फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट के मल्टीप्लिकेशन के समान होता है। उस केस में जब हमारी यह हाफ साइकिल मल्टीप्लाई होगी दोनों के केस में, तो टॉर्क जानते हैं आईएससी इंटू आईए होता है। तो पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो जो साइकिल बनता है पॉजिटिव। लेकिन उस केस में जब निगेटिव और निगेटिव भी मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव इंटू माइनस क्या होता है प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। उस केस में क्या होता है कि एबव से यह क्लियर है कि डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देने पर भी मोटर में बनने वाला टॉर्क यूनिडायरेक्शनल होता है। अतः यह कहने का आशय यह है कि यदि हम डीसी सीरीज मोटर को डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एसी सप्लाई भी दे रहे हैं तो इसके रिजल्टिंग आईएससी और आईए के मल्टीप्लिकेशन के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप या रिजल्टिंग क्या हो रहा है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क ही बन रहा है डीसी सीरीज मोटर में। यही कारण है कि यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। और यही दोस्तों कारण है कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों तो अगला टॉपिक है कि डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देने पर प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट, यानी कि जब डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई हम देते हैं तो कौन कौन से उसमें कारण बन जाते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और यह हम जानते हैं या यह होता ही है कि डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कोई पूछ देगा कितना होता है तो 0 होता है, जिससे इस कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर में किसी भी प्रकार का आयरन लॉस नहीं होता है, देखिए आयरन लॉस में 2 होते हैं, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है और दूसरा एडी करंट लॉस होता है। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, और जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम फ्रीक्वेंसी ही 0 कर दें उस केस में ना ईडी करंट भी 0 हो जाएगी और ईडी करंट लॉस भी 0 हो जाएगी और हिस्टेरेसिस लॉस भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके रिजल्टिंग हमारी आयरन लॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम डीसी सप्लाई देंगे। लेकिन जब सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 न होने के कारण आयरन लॉस का वैल्यू 0 नहीं होता है। और जब हम सीरीज मोटर को डीसी सप्लाई दिए तो कुछ नहीं हुआ, आयरन लॉस ही नहीं हुआ। और जब एसी सप्लाई दिए तो आयरन लॉस होता है। क्यों होता है कि हम जानते हैं एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। भारत इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। देखिए तो जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती है तो आयरन लॉस भी क्या होता है 0 नहीं होता है, जिससे मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जब आयरन लॉस होती है किसी मोटर में, यानी कि आयरन लॉस में 2 होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। उस केस में क्या होती है कि जब आयरन लॉस होता है तो मोटर हीट हो जाती है। आपकी अगर अभी आपके पास फिलहाल फैन है, अगर वो 1 घंटे से चल रहा है, फैन को ऑफ कीजिए, उसके नीचे वाले स्टेटर को छूइए, स्टेटा उसको बोलते हैं, उसको छूइए और देखिए कि वो हीट है कि नहीं। और मतलब कि सतर्क रहिएगा कि वो प्रॉपरली अर्थिंग हो, या नहीं कि छूने जाए और आपको झटका लग जाए। तो चलिए आगे देख लीजिए, ये मोटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए भारत की फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं कितना होता है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हुई 0 नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी 0 नहीं हुई तो आयरन लॉस का 2 कंपोनेंट, एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस।
हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती। तो फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं तो हिस्टैरिसीस लॉस भी जीरो के बराबर नहीं होता और ईडी करंट भी जीरो नहीं होता है। इस केस में आयरन लॉस भी हमारा क्या होता है, जीरो नहीं होता है। डीसी सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग दोनों का सेल्फ का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है। देखिए दोनों के पास कुछ ना कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दोनों के पास कुछ ना कुछ। जैसे डीसी सीरीज मोटर में है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जैसे कि सीरीज में फील्ड वाइंडिंग है जो कि फ्लक्स फाई बनाने का काम कर रहा है। आपको फिगर में दिखाए थे, एक RAC है, वो सीरीज की फील्ड वाइंडिंग हो, उसमें क्या हो, सीरीज की फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है। और हम जानते हैं कि एक्सेल इजकल टू 2πxl, और हम यह जानते हैं फॉर्मूला BEE से कि एक्सेल इजकल टू 2πfl। यहाँ से क्या होती है, जब फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है तो एक्सेल जीरो नहीं होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो नहीं होता है। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, डीसी के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, अर्थात दोनों वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो होगा। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो तो दोनों वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, लेकिन एसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होता है, इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस भी जीरो नहीं होगा। रिजल्टिंग इनके द्वारा बनाए गए रिएक्टेंस वोल्टेज का वैल्यू भी कम हो जाएगा। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, उस केस में रिएक्टिव वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। लेकिन एसी सप्लाई के केस में क्या होगा, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जबकि दोस्तों एसी सप्लाई की कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो न होने के कारण, जबकि एसी सप्लाई जब हम लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो नहीं होता है, वैल्यू जीरो न होने के कारण दोनों वाइंडिंग का एक्सेल जीरो नहीं होता है, दोनों वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो नहीं होता है, जिससे रिएक्टेंस वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा। और एक्सेल जीरो नहीं होगा तो रिएक्टेंस वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा। और हम जानते हैं वोल्टेज V इजकल टू IR होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस जो होता है प्योर रेजिस्टिव होता है, इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसे एक्सेल से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस से, और जो XC से डिनोट करते हैं कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस रहता है उसे XC, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए तो चूंकि रिएक्टेंस वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, रिजल्टिंग स्पार्किंग का मान बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, उसके फलस्वरूप कि उसमें स्पार्किंग होना उत्पन्न हो जाएगा या स्पार्किंग अधिक होगा। इस एसी सप्लाई देने पर डीसी सीरीज मोटर में होने वाले आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू डीसी की कंपैरिजन में अधिक होता है। और जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, आर्मेचर रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर में जब डीसी सप्लाई देते हैं उस समय जो आर्मेचर रिएक्शन हमारा होता है, और जब हम एसी सप्लाई देते हैं उस समय जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो बहुत अधिक होता है जब डीसी सप्लाई के कंपैरिजन में। देखिए दोस्तों, इन कमियों के दूर करने के उपाय, और जो कमी मोटर में उत्पन्न हो रही है, सारी कमी स्पार्किंग का होना, आयरन लॉस का होना, ईडी करंट लॉस का होना, इस सब को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों, आयरन लॉस को कम करने के लिए, आयरन लॉस का वैल्यू यूनिवर्सल मोटर में तभी कम होगा जब हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस को कम कर देंगे। आयरन लॉस का वैल्यू कब कम होगा, जब हम हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस को कम कर देंगे। तो देखिए ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ईडी करंट लॉस के वैल्यू को कम करने के लिए मेन फील्ड कोर को लेमिनेट कर देते हैं। ईडी करंट के वैल्यू को कम करने के लिए जिस कोर पे हम वाइंडिंग किए रहते हैं स्टेटर में, उस कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट या इंसुलेशन लगा देते हैं, उसी को लेमिनेट कहना करते हैं, उसको लेमिनेट कर देते हैं, जिससे थिकनेस बढ़ने के साथ साथ ईडी करंट लॉस का वैल्यू कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाए, उसकी मोटाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। दोस्तों आगे देखिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को कम करना होगा।
ये हिस्टैरिसीस लॉस के वैल्यू को कम करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू को कम कर देते हैं। चूँकि हम ये जानते हैं कि हिस्टैरिसीस के फार्मूला में ईटा बी मैक्स यानी फ्लक्स डेंसिटी का पावर 1.6 आता है। जब हम फ्लक्स डेंसिटी को कम कर देंगे तो हमारी हिस्टैरिसीस लॉस 1.6 टाइम कम हो जाएगी, कम करना होता है। अतः ऐसा करने के लिए मेन फील्ड पोल की एरिया को बढ़ा देते हैं। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेन फील्ड पोल जो हमारा लगाते हैं, जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं, उसके एरिया को क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं दोस्तों। आगे देखिए, और मेन फील्ड पोल पर किए गए फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम कर देते हैं और एरिया को बढ़ा देते हैं। और उस पोल पे जो पहले 50 टर्न, सपोज कर लीजिए कि 50 बार वायर को लपेटा गया था, अब उसको कम करके 25 बार वायर को लपेट देंगे। लेकिन ऐसा कर देने से मोटर के टॉर्क का मान घट जाएगा। लेकिन एक कारण भी है, हम ऐसा कर देते हैं तो मोटर के टॉर्क का वैल्यू कम हो जाएगा। अतः ऐसा न हो, इसके लिए आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या बढ़ा देते हैं। और उसकी टॉर्क कम ना हो, ऐसा करने के लिए हम स्टेटर में तो कम करते हैं, लेकिन आर्मेचर में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे टॉर्क बढ़ जाता है, जिससे टॉर्क हमारा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का यूज करते हैं। स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का यूज करते हैं। और इंटरपोल क्या होता है, हम जानते हैं डीसी मशीन में, चूँकि मैं तो प्रीफर करूंगा आपको कि एक बार आप डीसी मशीन धैर्य से यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक बार हमारी डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। वहाँ में हम उसके स्टेटर में पोल लगाते हैं और आपको इंटरपोल जो होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो में आगे जाइए और आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की विधि दी होगी, या लास्ट के कुछ वीडियो होंगे उसी में से सर्च कीजिएगा तो इंटरपोल को कम करने का मेथड भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे इंटरपोल मेथड लगाया गया है, यानी कि जो दो पोल के बीच में एक पोल को हम लगाते हैं उसे इंटरपोल कहते हैं। उस मेथड से हम क्या करते हैं, स्पार्किंग को कम कर देते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे रिपल्सन मोटर। देखिए अगला है रिपल्सन मोटर। तो रिपल्सन मोटर दो भागों से मिलकर बना होता है, स्टेटर और रोटर। ये पिछले कई मोटरों से हम कॉमन वर्ड यूज करते आ रहे हैं कि यह मोटर दो भागों से मिलकर बना होता है, स्टेटर और रोटर। आगे देखिए, तो स्टेटर और रोटर, जिसमें स्टेटर क्या होता है, रिपल्सन मोटर का स्टेटर किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के समान होता है। आप इस बातों को गंभीरता से लोड लेकर के पढ़िए, एक बार में याद हो जाए। ये नॉर्मल लाइन नहीं लिखवाई गई है, बहुत ही एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रिपल्सन मोटर का स्टेटर किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के समान होता है। आगे देखिए रोटर। रिपल्सन मोटर का रोटर डीसी मशीन के आर्मेचर के ही समान होता है। देखिए चूंकि डीसी मशीन का नाम आ गया तो इसमें जब हम थर्ड सेमेस्टर में डीसी मशीन पढ़े थे उसकी कुछ बातें निकल के सामने आएंगी, जो हो सकता है कि आप अच्छे से न पढ़े हो तो यहाँ पे आपको समझ में न आया हो। देखिए अंतर सिर्फ इतना होता है कि डीसी मशीन में ब्रश की पोजीशन फिक्स होती है। डीसी मशीन में ब्रश की पोजीशन फिक्स होती है, जबकि रिपल्सन मोटर में ब्रश मूवेबल होता है। जबकि रिपल्सन मोटर में ब्रश घूम सकता है और डीसी मशीन में ब्रश फिक्स रहता है। वर्किंग इसकी है कि जब रिपल्सन मोटर के स्टेटर को, जब दोस्तों रिपल्सन मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और हम आपको 100 बार हम बता चुके हैं, कभी भी सप्लाई से कनेक्ट करने की बात आती है मोटर में तो हम किसको करेंगे, स्टेटर को। और इस स्टेटर में हम क्या किए हैं, वाइंडिंग किए हैं। कौन सी वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग क्या करता है, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसका वैल्यू कितना होता है सिंगल फेज में, तो 1/2। कितने स्पीड से रोटेट करता है, तो ns स्पीड से। चूंकि वाइंडिंग जो स्टेटर में की है वो घूम नहीं रही है,
घूम नहीं रही है तो उसको में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कट कर रही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से फैराडे जी के अकॉर्डिंग उसमें ईएमएफ का प्रभाव पड़ता है, और उस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर पे पड़ता है तो वही तो हमें देखना है हर मोटर में कि जो रोटर पे इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है। उसके पीछे की सारी बातें तो अधिकतर में कॉमन ही है। तो देखिए, जब रिपल्सन मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है जिसका मान मेन फ्लक्स का 1/2 गुना होता है। जिसका मान मेन फ्लक्स का 1/2 टाइम्स होता है तथा जो ns स्पीड से रोटेट करता है, साथ ही साथ वह ns स्पीड से रोटेट भी करता है। यह रोटेट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, जब यह रोटेट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है तो फ्लक्स चेंज के कारण एक ईएमएफ का निर्माण होता है। तो फ्लक्स चेंज के कारण एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होता है। इस ईएमएफ का प्रभाव जब रोटर पर पड़ता है तब इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम ब्रश की निम्न स्थितियों पर विचार करेंगे। तो जब रोटर स्टेटर के इस ईएमएफ का इफेक्ट रोटर पर पड़ता है तो ब्रश चूंकि इसमें मूवेबल है, घूमता रहता है, तो किस जगह पे इसका कैसा प्रभाव है स्टेटर का वो हम विचार करेंगे, जिसमें हमें 3 केस आएंगी। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, तो जब ब्रश को हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगाया गया हो, जब ब्रश को हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, कहने का आशय है कि ये हमारी क्या है, ये क्या आर्मेचर की फ्लक्स है, ये क्या है मेन फील्ड की, ये मेन फील्ड की फ्लक्स है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। और हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है दोस्तों, ब्रश है। ब्रश को यानी ब्रश को क्या किए हैं हम, जब आर्मेचर फ्लक्स के यानी मेन फील्ड फ्लक्स के समांतर पर रख दिए हैं। हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब है कि जब हम मेन फील्ड के फ्लक्स को और आर्मेचर को फ्लक्स को क्या किए हैं, समांतर रख दिए हैं, पैरेलल में, तब क्या होता है, इसी को कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो प्रभाव देखिए क्या पड़ता है इसमें, चूंकि यहाँ पे जो कंडक्टर है उसमें क्रॉस है, क्रॉस यानी कि अंदर की तरफ जाती हुई। तो जब हम इसको ऐसे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब इसमें करंट की दिशा में अंगूठे को रख के और उंगली को कर्ल करते हैं तो उस केस में हमारी जो इस साइड में हमारी जो ये आती है मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर जाती है। और उसी केस में जब हम उठता है, जब करंट ऊपर की दिशा है, और उस केस में भी हमारी क्या हो रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में टर्न कर रही है। यानी आर्मेचर की फ्लक्स और मेन फील्ड की फ्लक्स जब पैरेलल हो तब क्या कहते हैं, हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। चलिए देखते हैं उस केस में होता क्या है। जब ब्रश को हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी HMNA पर लगाते हैं तो इस कंडीशन में मेन फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन तथा रोटर के फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होने के कारण, और उस केस में क्या होता है, मेन फील्ड की डायरेक्शन और रोटर के फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, एक ही दिशा में। देखो यहाँ से इधर जा रहा है, उसमें भी यही आपको दिखा है इधर से इधर जा रहा है। सेम होने के कारण इनके बीच का एंगल 0 होता है। इनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। और 0 होने के वजह से रोटर कंडक्टर पर लगने वाला बल 0 होता है। और इसमें एंगल 0 तो हम जानते हैं F = NBIL sin थीटा। थीटा का वैल्यू 0 तो साइन थीटा का वैल्यू 0, और साइन थीटा का वैल्यू 0 तो F = NBIL
तो साइन थीटा के जगह पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू 0, जिससे क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में फोर्स की वैल्यू 0, जिससे ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, और फोर्स 0 तो ईएमएफ 0। अतः HMNA की कंडीशन में रोटर रोटेट नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के कंडीशन में रोटर कभी रोटेट ही नहीं करेगा। और देखिए अगला केस है कि जब ब्रश को सॉफ्ट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगाया गया है, और सॉफ्ट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि जो हमारी मेन फ्लक्स की दिशा है उससे आर्मेचर की फ्लक्स कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। देखिए चूंकि यहाँ से कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ गई है, तो राइट हैंड थंब रूल से जिधर करंट जाती है उधर अंगूठा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनता है, जिधर उंगली कर्ल होता है तो नीचे की तरफ बन रहा है। इधर करंट ऊपर आई है, देखो डॉट है तो करंट ऊपर आ रही है कंडक्टर में, और उंगली कर्ल करते हैं तो नीचे की तरफ। तो हमारी आर्मेचर की फ्लक्स किधर है, नीचे की तरफ, और हमारी मेन फ्लक्स किधर है, इधर से इधर की तरफ। तो ये इधर से इधर की तरफ जा रही है, आर्मेचर की करंट नीचे जा रही है, बीच की एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री। तो देखिए यानी कि सॉफ्ट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब है कि जो हमारी मेन फील्ड की फ्लक्स और आर्मेचर की फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हो, उस केस में देखिए क्या होता है। तो देखिए दोस्तों तो जब ब्रश को SMNA पर लगाते हैं यानी सॉफ्ट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर लगाते हैं, तो इस स्थिति में, तो इस कंडीशन में मेन फील्ड का फ्लक्स φm तथा रोटर फ्लक्स φa, मेन फील्ड का फ्लक्स φm तथा रोटर का फ्लक्स φa एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। अतः इस स्थिति में रोटर पर लगने वाला बल मैक्सिमम होगा, और F =NBIL sin थीटा, थीटा =90, sin थीटा मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम। उस केस में क्या होता है, हमारा फोर्स मैक्सिमम होता है। स्टेटर से चलने वाला और रोटर से जुड़ने वाला लिंकेज फ्लक्स भी ज़्यादा होता है, और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जितना रोटर पे से स्टेटर से चला है उतना रोटर से लिंक करता है, तो लिंकेज फ्लक्स भी हमारी ज़्यादा होती है। तथा चेंज ऑफ फ्लक्स 0 होता है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन 0 होता है। और फ्लक्स में जब हम जानते हैं कि चेंज ही नहीं होता है, तो फैराडे के अकॉर्डिंग जब फ्लक्स में चेंज ही नहीं हुआ तो हमारी ईएमएफ भी नहीं बनेगा। तो फ्लक्स 0 होगा, अतः ईएमएफ भी 0 होगा, जिससे इस कंडीशन में रोटर नहीं घूमेगा, जिससे इस कंडीशन में रोटर हमारी क्या होती है, घूमती ही नहीं है। आगे देखिए, जब ब्रश को HMNA यानी हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ये, और सॉफ्ट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ये, इन दोनों के बीच में कहीं रख दिया जाए, के बीच में रख दिया गया हो, तब क्या होता है उस केस में। तो देखिए न इसको HMN, न इसको मेन फील्ड के पैरेलल में, न इसको मेन फील्ड के परपेंडिकुलर में रखा गया है, इसको किसी बीच के एंगल पे रख दिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही ब्रश को HMNA या SMNA से लगभग 20 डिग्री दाएं या 20 डिग्री बाएं, कहीं भी 20 डिग्री दाएं या 20 डिग्री बाएं लगाते हैं, तो इस कंडीशन में फ्लक्स चेंज मैक्सिमम होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम होता है, और ईएमएफ मैक्सिमम बनेगा और रोटर मूव कर जाएगा, और ईएमएफ जो होता है हमारी मैक्सिमम बनेगी और रोटर हमारी मूव कर जाएगी। देखिए हम क्या किए हैं, SMNA से 20 डिग्री दाएं या 20 डिग्री बाएं लगाए हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इसमें फ्लक्स चेंज मैक्सिमम, तो ईएमएफ मैक्सिमम, और ईएमएफ मैक्सिमम तो रोटर हमारा घूमना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए कि रिपल्शन मोटर के रोटर की डायरेक्शन ब्रश की पोजीशन पर डिपेंड करता है। रिपल्शन मोटर के रोटर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो ब्रश के पोजीशन पे। कर रहा है ना, HMNA पे रख रहे हैं तो कर ही, हार्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ब्रश रख रहे हैं तो भी रोटर मूव नहीं कर रहा है, सॉफ्ट मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर कर रहे हैं तो भी रोटर मूव नहीं कर रहा है, जबकि इनके दो फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू चेंज हो रहा है तो भी मोटर रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम HMNA या SMNA से लगभग 20 डिग्री दाएं या बाएं कर रहे हैं तो रोटर पे फ्लक्स चेंज अधिक हो रहा है और रोटर में हमारा मूव कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पर क्या कर रहा है,
कि ब्रश के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। कहने का आशय है कि यदि रिपल्सन मोटर के रोटर की घूमने की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो ब्रश की पोजीशन को चेंज करके ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज कर पाएंगे। अगर इतने कहने का मतलब यह है कि यदि हमें रिपल्सन मोटर की घूमने की दिशा को बदलना हो तो हम ब्रश की दिशा को क्या कर देंगे, बदल देंगे, तो हमारी मोटर रिपल्सन मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।